मूवी टाइम विद आतिक की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं साइको फिल्म की कहानी जो 1960 में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म उस टाइम की वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर मूवी में से एक है और यही रीज़न है कि ये मूवी आज भी रोटेन टमाटोज़ पर 96% फ्रेश है और IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 8.5। सो दोस्तों, विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक मैरियन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक रियल एस्टेट एजेंसी में काम करती थी। दोस्तों, लंच ब्रेक के दौरान मैरियन अपने बॉयफ्रेंड सैम से मिलने जाती है एक होटल में, जहां पर वो हर वक्त सैम से मिला करती थी। सैम कैलिफोर्निया से ड्राइव करके यहां पर मैरियन से मिलने आता था। वो दोनों काफ़ी छुप छुप कर मिलते थे क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो दोनों डेट करते हैं। मैरियन यहाँ पर सैम से शादी करना चाहती थी, लेकिन सैम की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उस पर काफ़ी कर्जा था, इसीलिए वो मैरियन को मना कर देता है। जब दोपहर को मैरियन फिर से ऑफिस लौटती है तब वहाँ पर एक मिस्टर एडम नाम का आदमी आया हुआ था और उसे एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी, इसीलिए वो $40,000 कैश मैरियन के बॉस को देता है और मैरियन का बॉस वो पैसा मैरियन को देता है और बोलता है कि तुम इस पैसे को बैंक पे रख देना। उस रोज़ मैरियन सर दर्द का बहाना मारकर जल्दी ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी और वो बोलती है कि मैं घर जाते वक्त बैंक में पैसा जमा कर दूंगी। लेकिन दोस्तों, मैरियन की नज़र उस पैसे पर आ गई थी। वो चाहती थी कि वो उस पैसे को चुरा ले और उस पैसों से वो सैम का सारा कर्जा चुका दे और फिर वो दोनों खुशी खुशी साथ रहे। इसीलिए मैरियन उस पैसे को बैंक में जमा नहीं करती, उल्टा उस पैसे को लेकर अपने बॉयफ्रेंड सैम के पास जा रही थी जो कि कैलिफोर्निया में रहता था। दोस्तों, रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते मैरियन काफ़ी थक जाती है, इसीलिए रोड के एक तरफ वो कार रोककर वहीं पे सो जाती है। दूसरी सुबह वहाँ पर एक पुलिस आता है और वो मैरियन को जगाता है। पुलिस को देखकर मैरियन काफ़ी डर जाती है और मैरियन का इस डर से पुलिस को थोड़ा सा शक भी होता है। मैरियन जल्दी से पुलिस के साथ बातचीत ख़त्म करके वहाँ से कार लेकर निकलती है, लेकिन पुलिस उसका पीछा कर रहा था। वो जल्दी एक कार डीलर के पास पहुँचती है और वहाँ जाकर अपना कार एक्सचेंज करके एक दूसरा कार लेती है और इस एक्सचेंज के दौरान उसे $700 एक्स्ट्रा देने थे, लेकिन वो बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करती है। वो जल्दी से $700 कैश में पे कर देती है और वो दूसरी कार लेकर निकल जाती है। ये देखकर वहाँ का कार डीलर भी थोड़ा सा मैरियन के ऊपर शक करता है और जब पुलिस उससे बात करने आता है तो वो अपना शक पुलिस को जाहिर भी करता है। दोस्तों, रात को काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और इस बारिश में मैरियन कार नहीं ड्राइव कर पा रही थी, इसीलिए पास में एक मोटेल देखकर वो गाड़ी रोकती है और उस मोटेल का नाम था बेट्स मोटेल। उस मोटेल का मालिक था नॉर्मन बेट्स। नॉर्मन का घर मोटेल के पीछे में ही था जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहता था। नॉर्मन देखने में काफ़ी फ्रैंक लग रहा था। वो मैरियन को रूम नंबर 1 रहने के लिए देता है और उसे अपने घर इनवाइट भी करता है डिनर के लिए। मैरियन जब अपने कमरे में थी तब वो खिड़की से नॉर्मन की घर की आवाज़ें सुन पा रही थी। नॉर्मन की माँ नॉर्मन को डांट रही थी कि कुछ भी हो जाए तुम उस लड़की को घर पे लेकर नहीं आओगे। ये सुनकर मैरियन को काफ़ी बुरा लगता है और तभी हम देखते हैं नॉर्मन हाथ में दूध और ब्रेड लेके आता है और वो अपनी माँ के लिए मैरियन से माफ़ी भी मांगता है। वो दोनों नॉर्मन के ऑफिस में बैठकर ही डिनर करते हैं और वहीं पे वो लोग दोनों बातें भी कर रहे थे। यहाँ पर नॉर्मन अपनी एक हॉबी के बारे में मैरियन को बताता है। नॉर्मन को बर्ड्स का टैक्सीडमी कलेक्ट करना बहुत पसंद था। बातों ही बातों में नॉर्मन बताता है कि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है और वो थोड़ी सी मेंटली इल भी हो रही है। तो इसी बात पर मैरियन उसे अपनी माँ को किसी केयर सेंटर में डालने की सलाह देता है और ये बात सुनकर ही नॉर्मन काफ़ी अजीब बर्ताव करने लगता है। वो काफ़ी क्रीपी लग रहा था और इसके बाद मैरियन को ऐसा लग रहा था कि शायद उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जल्दी मैरियन अपना डिनर कंप्लीट करती है और उसके बाद वो ये डिसाइड करती है कि वो इस पैसे को लेकर भागेगी नहीं, बल्कि कल वापस जाकर वो इस पैसे को अपने बॉस को रिटर्न कर देगी। अब दोस्तों, मैरियन जब अपने कमरे में वापस जाती है तब हम देखते हैं कि नॉर्मन के ऑफिस के दीवार में एक छेद था और नॉर्मन उस दीवार के छेद से मैरियन के कमरे में झाँक रहा था। जब मैरियन वॉशरूम में नहा रही थी तब अचानक हम देखते हैं एक औरत को हाथ में छुरी लेकर आती है और वो मैरियन को छुरी घोंपकर मार देती है। और थोड़ी ही देर बाद हम नॉर्मन के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुन रहे थे, जहाँ पर नॉर्मन अपनी माँ के ऊपर चिल्ला रहा था कि मदर, ब्लड ब्लड। ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ ने ही मैरियन को मारा है। नॉर्मन जल्दी से मैरियन के कमरे में आता है जहाँ पर वो मैरियन की लाश देखकर काफ़ी डर गया था। अपनी माँ को बचाने के लिए वो जल्दी से मैरियन की लाश को उसके कार में डालकर मैरियन का सारा सामान इंक्लूडिंग वो पैसा भी जो मैरियन ने एक न्यूज़पेपर के अंदर छिपाया था, सब कुछ वो कार में डालकर उसे एक दलदल में डुबो देता है। अब दोस्तों, यहाँ पर दूसरी ओर मैरियन की बहन लिली मैरियन को ढूंढते हुए सैम के पास पहुँचती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मैरियन सैम के साथ होगी, लेकिन सैम को भी इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि मैरियन मिसिंग है।
तभी वहाँ पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव आता है जिनका नाम था एबोगैस्ट। वो बताता है कि मैरियन सिर्फ गायब ही नहीं है बल्कि $40,000 लेकर गायब है। और डिटेक्टिव का ऐसा शक था कि शायद सैम भी मैरियन के साथ इस चोरी में मिला हुआ है, लेकिन सैम बार बार यही कह रहा था कि मुझे नहीं पता मैरियन कहाँ पर है। तब जाकर वो डिटेक्टिव आसपास के सारे होटल वगैरह में मैरियन के बारे में पूछताछ कर रहा था और वो पूछताछ करते करते पहुंचता है नॉर्मन बेट्स के मोटेल में। दोस्तों डिटेक्टिव जब यहाँ पर नॉर्मन से पूछताछ कर रहा था तब नॉर्मन काफ़ी अजीब तरीके से जवाब दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो डरा हुआ है और ये चीज़ डिटेक्टिव को कहीं ना कहीं खटकती है और वो उससे बात करते करते इस बात को निकाल ही देता है कि मैरियन यहाँ पर आई थी, उसके होटल में रुकी हुई थी। लेकिन नॉर्मन का कहना था कि वो दूसरे दिन सुबह निकल भी गई थी। बात करते वक्त नॉर्मन अपनी माँ का जिक्र कर तो डिटेक्टिव यहाँ पर नॉर्मन की माँ से ही बात करना चाहता, लेकिन यहाँ पर नॉर्मन डिटेक्टिव को उसकी माँ से बात करने नहीं देता है। डिटेक्टिव जल्दी से इस बात की खबर लिली और सैम को देता है और फिर वो उन्हें बताता है कि मैं नॉर्मन की माँ से मिलने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें 1 घंटे बाद कॉल करूँगा। और फिर डिटेक्टिव नॉर्मन की माँ से मिलने के लिए छुपकर नॉर्मन के घर पे घुस जाता है और जैसे ही वो उसकी माँ के कमरे तक पहुँचता है हम फिर से उसी लेडी को देखते हैं जिसने मैरियन को मारा था। वो इस बार छुरी लेकर डिटेक्टिव को भी मार देती है। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी देर तक लिली और सैम डिटेक्टिव के कॉल आने का वेट कर रहे थे, लेकिन काफ़ी देर तक कॉल ना आने पर वो लोग खुद ही उस बेट्स मोटेल में पहुँचते हैं जहाँ पर जाकर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। तभी सैम नॉर्मन के घर की खिड़की पर एक औरत का झलक दिखता है। वो इस चीज़ को इग्नोर करता है और वो लोग इस इलाके के सीनियर ऑफिसर के घर जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए। वो लोग उस ऑफिसर को सब कुछ बताते हैं मैरियन के बारे में और डिटेक्टिव के बारे में भी। ये भी बताता है कि डिटेक्टिव ने थोड़ी देर पहले कॉल किया था और उसने नॉर्मन और उसकी माँ का जिक्र भी किया था। लेकिन यहाँ पर उस ऑफिसर का कहना था दोस्तों कि नॉर्मन की माँ आज से 10 साल पहले ही मर चुकी थी। पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से नॉर्मन की माँ अपने लवर का मर्डर कर देता है और वो फिर खुद सुसाइड कर लेती है। अब गाइस अगर नॉर्मन की माँ मर गई है तो फिर हम व्यूवर्स ने नॉर्मन को जिस औरत के साथ बात करते हुए सुना था वो कौन थी? जो औरत मैरियन और उस डिटेक्टिव का मर्डर कर रहा था वो कौन थी? दूसरी ओर हम नॉर्मन के घर में नॉर्मन को उसकी माँ से बातें करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर नॉर्मन अपनी माँ को बता रहा था शायद उनके घर पुलिस वाले आ सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसीलिए अच्छा ये होगा कि आप बेसमेंट में छिप जाओ। जहाँ पर नॉर्मन की माँ बेसमेंट में छिपना नहीं चाहती थी तो नॉर्मन ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी माँ को गोद में उठाकर बेसमेंट में लेकर छिपा देता है। पुलिस का ऐसा कहना था कि वो डिटेक्टिव ज़रूर वो पैसा लेकर भाग गया है और वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन यहाँ पर सैम और लिली को कुछ शक लग रहा था, इसीलिए वो फिर से बेट्स मोटेल जाते हैं, जहां पहुंचकर इस बार उनकी मुलाकात नॉर्मन से होती है और एज़ यूजुअल नॉर्मन उन्हें एक कमरा दे देता है रहने के लिए। लेकिन दोस्तों उनका प्लान तो कुछ और ही था, इसीलिए थोड़ी देर बाद सैम नॉर्मन को अपने बातों में उलझाता है और यहाँ पर लिली चुपके से नॉर्मन के घर में घुस जाती है। वो यहाँ वहाँ नॉर्मन की माँ को ढूंढ रही थी और वहाँ दूसरी ओर सैम नॉर्मन से बातें कर रहा था। वो एक्चुअली वो सिर्फ बात नहीं कर रहा था, वो नॉर्मन को इनडायरेक्टली धमका रहा था कि अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम बहुत जल्दी पकड़े जाने वाले हो। सैम की बात से नॉर्मन काफ़ी घबरा रहा था और वो एक भारी चीज़ लेकर सैम के सर में मार देता है, जिसके कारण सैम बेहोश हो जाता है और फिर वो दौड़ के अपने घर जाता है जहाँ पर लिली मौजूद थी। नॉर्मन को आते देख लिली बेसमेंट के एक कमरे में छिप जाती है जहाँ पर एक औरत दीवार की तरफ मुँह करके बैठी हुई थी। लिली जब उस औरत को अपनी तरफ घुमाती है तो दोस्तों वो नॉर्मन की माँ थी जो कि बिल्कुल कंकाल हो गई थी। और फिर तभी हम देखते हैं नॉर्मन को उस कमरे में आते हुए अपनी माँ के कपड़ों में, और उसके सर पर विग भी था और वो हाथ पे छुरी लेकर लिली को मारने आ रहा था। लेकिन तभी पीछे से सैम आ जाता है और वो नॉर्मन को रोक देता है। इन सब के बाद एक कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक साइकाइट्रिस्ट नॉर्मन की सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। एक्चुअली दोस्तों नॉर्मन को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। काफ़ी यंग एज में नॉर्मन अपने पिता को खो देता है और उसके पास सिर्फ उसकी माँ ही थी जिससे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। लेकिन कुछ समय बाद नॉर्मन की माँ के लाइफ में एक नया आदमी आता है जिसके चलते नॉर्मन को काफ़ी अकेला फील हो रहा था। इसीलिए नॉर्मन उस आदमी और अपने माँ दोनों को ही जहर देकर मार देता है और तब जाके नॉर्मन को रियलाइज़ होता है कि उसने काफ़ी गलत काम कर दिया। इसीलिए वो अपनी माँ के मर्डर को एक सुसाइड की तरह दिखाता है और फिर वो अपनी माँ की लाश को कब्र से चोरी कर लेता है और उस डेड बॉडी को देखते हुए ही वो अपने आप से अपनी माँ की तरह अपनी माँ की आवाज़ में बातें करता था। इसी के चलते उसके अंदर उसकी माँ की पर्सनैलिटी भी क्रिएट होती है। जब जब उस मोटेल में कोई खूबसूरत लड़की आती थी नॉर्मन के अंदर उसकी माँ का पर्सनैलिटी हावी हो जाता था और वो उन खूबसूरत लड़कियों को मार देती थी। नॉर्मन को इन मर्डर्स के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता था, इसीलिए वो एक अच्छे बेटे की तरह अपनी माँ का मर्डर्स छिपाता था। मूवी के एंड में हम देखते हैं नॉर्मन अपनी माँ की आवाज़ में पुलिस वालों से और एडवोकेट से बातें कर रहा था और इस चीज़ से ये जाहिर होता है कि नॉर्मन के अंदर अब उसकी माँ का पर्सनैलिटी बिल्कुल छा गया है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।
आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे देना। आप लोगों को किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनना है तो मुझे वो कमेंट में बता सकते हो। मैं मिलूँगा गाइस किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।